अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सर्कस जो है वो ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। रोज़ाना अजीब-अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। भई अब इलेक्शंस हो गए हैं, अब ज़रा थोड़ा-सा लोगों को थोड़ा-सा साँस लेने दें, लोगों को अपनी हुकूमतें बनाने दें। ये क्या हो क्या रहा है कि हम एक एक नई किस्म की चीज़ जो है वो कॉबल टुगेदर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से जो लोग उनके जीते हुए हैं, उनको तोड़ के दूसरी पार्टियों में फेंक रहे हैं। जैसे ये कोई अजीब-सी कैफ़ियत बना दी की है। यानी जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि जैसे रेवड़ियाँ बाँटी जाती हैं, अच्छा तू 4 ले ला, तू 6 ले ला, तू 7 ले ला। तो ये जो सूरत है हाल है, ये कहाँ पे लेके जा रही है? और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे अब रिएक्शंस शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में आपने देख लिया कि तमाम सड़कें बंद हैं, तमाम रास्ते जो उन्होंने बंद कर दिए हुए हैं। पूरे का पूरा जो सूबा है वो इस वक़्त एहतजाज की सूरत में है और इसी तरह हम केपीके में देख रहे हैं, वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी बहुत ही लवा वहाँ वहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो ये सूरत-ए-हाल जा किधर रही है और हम इसका कैसे तज्ज़िया कर सकते हैं? तो इसलिए मैंने दावत दी है मोहतरम डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब को, जो कि साबिक सरबराह हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वेयर आर वी हेडिंग? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम जी। और ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अभी आज भी आपने देखा होगा कि हमने खबरें पढ़ी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया जी कि ये तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने पैसे लेके सीटें बदली हैं और लोगों को रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज किए हैं। आज उनकी जो टोन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और बहुत ही एग्रेसिव किस्म की टोन थी। उनके जो मुआवनीन हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जाके बड़ी एग्रेसिव बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, हम इसका रिएक्शन देंगे और हम बड़े मतलब उनके अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता लेकिन वो बड़ी बागियाना किस्म की टोन थी। तो ये जो सूरत हाल है और हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो एमपीज़ हैं उनको तोड़-तोड़ के एमएनएज़ को किसी को इस्तेहकाम में, किसी को नून में, किसी को फलां जगह पे पहुँचाया जा रहा है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बकौल आपके वो ज़ियाउल हक की जो बाकियात में से थे आखिरी, अब उनका लगता तो यूँ है कि हिज़ पॉलिटिकल जो उनकी सारी की सारी डायनेस्टी है, वो अब शैटर कर चुकी हुई है, उनका वो काम नहीं रहा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट ऑल? ये जो हो रहा है इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? देखें जी, इस वक्त दो किस्म की सोच है पॉलिटिकल सर्कल्स में। एक सोच जो है वो उनको नजर आ रही है सिविलियन सुपरमेसी का रास्ता, हुँ, विच इज अनस्टॉपेबल, क्योंकि जो मैंडेट है वो सिविलियन सुपरमेसी का मैंडेट है, टोटल मैंडेट है सिविलियन सुपरमेसी का। सिविलियंस हैव डिसाइडेड कि हम अपने मामला खुद चलाएंगे, वी डोंट वांट एन इंटरफेरेंस। जो बैरिक्स वाले हैं वो अपनी बैरिक्स में जाएं वेयर दे बिलोंग। एक ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि सिस्टम को बचाने की, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है इसको बचाने की। तो इस वक्त ये दो सोचों के साथ मामला आगे जा रहा है। हाइब्रिड सिस्टम का बचना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी नाउ। तो अब हम इस वक्त एक एक सिविलियन सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, और ये जो रास्ते की रुकावटें हैं अब ये कमजोर पड़ती जा रही हैं। तो ये एक आखिरी मौका है। इसलिए आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी भी बहुत कॉशियसली चल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इज ए जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ। और दूसरा ये है कि मौलाना भी जो है, क्योंकि उनकी भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और उनके वालिद मुफ्ती महमूद साहब जो थे वो भी एक पॉलिटिकल वर्कर थे, एक इम्पोर्टेंट सियासी खिलाड़ी थे। तो वो भी देख रहे हैं कि इस वक्त हालात जो है वो सिविलियन सुपरमेसी की तरफ जा रहे हैं, और ये इस सिस्टम को बचाना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। उसको बचाना भी नहीं चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और डायलॉग जो वो कह रहे हैं, डायलॉग जरूर होना चाहिए, मगर डायलॉग सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा पे होना चाहिए, सिविलियन सिविलियंस हो। सुपरमेसी हुँ, एंड रिटर्न ऑफ द फोर्सेस टू द बैरिक्स वेयर दे बिलोंग। इस पे डायलॉग हुँ, होना चाहिए, यही ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए, और यही मैंडेट है इस इलेक्शन का। और ये 1970 के बाद ये बड़ा क्लियर मैंडेट आया, 70 में भी बड़ा क्लियर मैंडेट आया था। सिर्फ फर्क ये है कि 70 में उनका ये ख्याल था कि हम इलेक्शन ठीक करा लेंगे, बैलेटिंग ठीक करा लेंगे, और उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे। उनको अंडरस्टैंडिंग थी हाँ, कि वो मुजीबुर रहमान भी सॉफन हो जाएंगे अपने 6 पॉइंट्स पे, और भुट्टो साहब भी कोई सॉफन हो जाएंगे, तो एक रास्ता निकल आएगा, उनका ये ख्याल था। इस दफा बैलेटिंग ठीक हुई है, फॉर्म 45 तक मामला ठीक हाँ, चला है। सी, फॉर्म 45 के बाद उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू की, बिटवीन 45 एंड 47 मैनिपुलेशन हाँ, हुई है।
तो अब सो द पॉइंट इज, अब हर चीज आया हो गई, सब चीज खुल गई है। तो मेरा ख्याल है इस सिस्टम को बचाना जो है अब वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और मैं पाकिस्तान के लिए एक ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी होगी, और ये जो सियासी सर्कस जो 1985 से चल रही थी, ये इसका खात्मा होगा। और ये जो सर्कस के डांसर्स थे जो हर 2-3 साल के बाद डांस नाच करके एक हुकूमत बना लेते थे, और फिर वो सर्कस चलती थी, असेंबलीज जो इररिलेवेंट थी, पता नहीं क्या लेजिस्लेशन हुई है 85 से अब तक, मुझे तो समझ ही नहीं आती। सिर्फ ये लेजिस्लेशन होती थी, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमारे हयात बढ़ा दो, सी कोई मीनिंगफुल लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई कानून नहीं बना प्रॉपरली। तो ये जो है ये बड़ा कल इंपॉर्टेंट है जी। कल जो है हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक वहाँ पे केस लगा हुआ था मतरूका वक्फ इमलाक का। तो उसमें उन्होंने बात जब आई तो उन्होंने ये कहा जी कि फौज का काम जो है वो सिर्फ दिफा है और कारोबार करना उसका काम नहीं है। और उन्होंने ये जी भी कहा है कि सबको अपने अपने मैंडेट में रहना चाहिए, अदालतें अपना काम करें, फौज अपना काम करे। ये कहना तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद उनको कुछ जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो नहीं लेने चाहिए कि क्या किस तरीके से वो अपना काम करेंगे? क्योंकि उनका तो हम देख रहे हैं कि जो एम्बिट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इतने इतने बेशुमार इदारे हैं जो कारोबार कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनकी बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये काज़ी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको आप कितना सीरियस लेते हैं जी? देखें जी, वो काजी साहब बातें तो अच्छी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और काजी साहब हुँ, का भी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। मगर उनका जो रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो हुँ, ये सोचने वाली बात है। मगर ये देखें, ये जो जो रिटर्न टू द बैरिक्स है और सिविलियन सुपरमेसी जो है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क हमें डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज वो भी बहुत इस तरफ आ चुके हैं। अब वो जो हाँ, वापसी है वो इतनी आसान नहीं होगी, उसको लिए भी बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा कि उसका तरीका कार क्या होगा, किस तरह वो वापसी होगी टू द बैरिक्स वेयर दे बिलोंग एंड द हुँ, बॉर्डर्स वेयर दे हैव टू सिक्योर। तो ये एक आसान मरहला नहीं है, मुश्किल मरहला है, ये समझने वाली बात है। मगर हुँ, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, इसकी इसका स्टार्ट होना चाहिए। सी, और ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम बैठें और इसकी शुरुआत करें। और एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली सारा फॉलो किया है। भुट्टो साहब ने जब 73 का आइन बनाया था, तो उनका ख्याल था कि आर्टिकल 6 जो है वो हुँ, काफी है एडवेंचरिज्म रोकने के लिए। मगर हमने हाँ, देखा है कि आर्टिकल 6 जो है वो 3 दफा नाकाम हुआ है, बड़ा ब्लेटेंटली नाकाम हुआ है। हुँ, देखें, उसमें जियाउल साहब ने क्रॉस किया आर्टिकल 6, वो बच गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ, मुशर्रफ हाँ, साहब के खिलाफ मुकदमा जरूर चला, मगर वो भी कुछ नहीं हो, उनको भी हाथ नहीं डल सका। और फिर बाजवा साहब ने जो किया इस मुल्क के साथ कि हुँ, रात को अदालतें खुलवा दी, प्रिजन वैन्स हाँ, आ गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर। मेरा मतलब कि ये जो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये दिस हैज टू बी रिविजिटेड। जिस तरह 73 हुँ, के आइन बनाते वक्त कमांडर इन चीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, और एक कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेड करते थे। और हुँ, ये उनका ख्याल ये था कि ये एक कमेटी होगी जो सारा जो स्ट्रक्चर आर्म फोर्सेस का वो रन करेगी। मगर देखा ये गया है कि वो अभी भी जो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, COAS जो है, वो ऑल पावरफुल हैं। और वो जो यूनिटी ऑफ कमांड जो है, इट हैज नॉट वर्कड इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हुँ। डेमोक्रेसी। सी, तो जितने ये भी तो आप कहें यूनिटी ऑफ हाँ, कमांड होनी चाहिए, मगर इट हैज नॉट वर्क वेल फॉर डेमोक्रेसी इन हुँ। पाकिस्तान। तो इसको तो भी रिविजिट करना। इसका फिर हल क्या है? आर्टिकल 6 को फिर खत्म कर दिया जाए या उसको सही मायनों में इम्प्लीमेंट किया जाए? आर्टिकल 6 तो नहीं खत्म हो सकता। हुँ, हुँ। तो उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। नहीं, और जो जो जब डिलीवरी नहीं कोई चीज़ कर रही तो उसका फ़ायदा फिर क्या है? नहीं, वो बात ठीक नहीं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कुछ नहीं डिलीवर कर रहा। आप सिर्फ आर्टिकल 6 तो हाँ, मैंने मेंशन किया है, कोई हाँ, 20 हाँ। क्लॉजेस है ह्यूमन राइट्स के, नॉट वन ऑफ देम हैज वो बीन भी है। इम्प्लीमेंटेड। इसमें 25 हाँ, ए भी है, राइट टू लिटरेसी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं 19 हुआ। ए भी है, 19 हाँ, ए भी है। 1980 है, देखिए ना, वो तो हाँ, कोई 20 क्लॉजेज है फंडामेंटल। हुँ, आइन बहुत अच्छा है एज रिटन। सी, पॉइंट ये है कि वो फोर्सेस जो आइन को नहीं मानती, उनको हमने कॉर्नर करना है और उनकी ताकत को कम करना है, और आइन की ताकत को बढ़ाना है, और आइन की ग्रिप को हमने बढ़ाना है। सी, ये वक्त है, और उसके लिए जरूरी मसला है कि सियासी सर्कस खत्म होनी चाहिए। और ये जो जोकर्स हैं जो उस सर्कस में नाचते हैं, उस सर्कस का जो हिस्सा बने हुए हैं, सी, मुझे वो गांव की सर्कस याद आती है जहां हुँ,
वो जो वो थर्ड सेक्स ट्रांसवेस्टाइट और वो हाँ, ट्रांसजेंडर डांस करते थे लोगों को ट्रैक करने हम्म, के लिए कि आज सर्कस देखें हम्म, सूखी पाउडर लगा के। वो मुझे ये लगते है कि ये वो सूखी पाउडर लगा के ये जो ट्रांसजेंडर है इनका डांस जो है ये 85 से होता आ रहा है, अंदर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मीनिंगफुल इनसाइड। तो मैंने इस पे ये आर्टिकल ये भी जो लिखा है। सियासी ये जो जी सियासी ट्रांसजेंडर्स हैं, ये जी ये तो उनके टूल्स हैं ना। असल में तो बात ये है बिल्कुल। कि जिनके पास वो असल ताकत है। देखिए, जी जो आप आइन की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, या आर्टिकल जी 6 की फॉर दैट मैटर आप बात कर रहे हैं, ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब इसको इम्प्लीमेंट होने दिया जाएगा। और वो कौन होने देगा? जो कि ताकत वाले हैं। जब वो उनको एहसास होगा कि नहीं यार, हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम ये है बॉर्डर पे, और हमारा काम ये है कि हम अपना डिफेंस पे काम करेंगे। जब तक उनके अंदर ये एहसास नहीं होता, तो उस हद तक तो ये बज़ोर बाजू तो कोई भी नहीं इसको चेंज कर सकता जब तक वो ना चाहें। देखें जी, ये काफी डीप रूटेड है और मैं समझता हूं कि जो करिकुलम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का काकूल का, हुँ, ये भी रिविजिट होना चाहिए। ये सैंडर्स का बेस्ड ये करिकुलम है और ये भी रिविजिट होना चाहिए। आइन पे वो ओथ जरूर लेते हैं मगर उनको आइन पढ़ाया नहीं जाता। दे डोंट नो। मेरे जितने हुँ, भी दोस्त हैं सर्विंग एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, ये एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं या नेवल ऑफिसर्स हैं फॉर दैट मैटर, उनसे मैं पूछता हूं कि तुमने आइन पढ़ा है? कहते नहीं। तो मैंने कहा आपने ओथ लिया है, फिर आपको ये पता ही नहीं आइन में क्या लिखा हुआ है, तो हाँ, आपने किस चीज़ ओथ का किस उतरी चीज है? का लिया? देखे ना। हुँ, तो पॉइंट ये है हाँ, कि ये वी हैव टू रिविजिट द करिकुलम ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हम हुँ, ये सैंडर्स का यहाँ करिकुलम नहीं चलेगा। सैंडर्स का करिकुलम डिफरेंट था, उसके मकासद डिफरेंट थे। वो एक इंपीरियल कॉलोनियल करिकुलम था जिसमें चेन ऑफ कमांड थी और ब्लाइंड ओबीडियंस टू ऑर्डर्स थी। वो नहीं हुँ, चलेगा। सी, अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है। इजराइल में ये ऑर्डर नहीं चलता। सी, इजराइल वाले जो हैं वो दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी स्ट्रिक्टली। हुँ। सी, तो एक दफा उन जो याजिक राबीन है जो उनके प्राइम जी, मिनिस्टर जी, थे प्राइम मिनिस्टर था। हुँ, और आर्मी चीफ भी वो रहे हुए थे, तो उनसे हुँ, किसी ने पूछा कि इजराइल में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा आज तक? हालांकि हुँ, इजराइल तो अपनी बगैर फौज के एक दिन नहीं कायम रह सकता। इजराइल ओज हाँ, इज एग्जिस्टेंस टू द आर्म फोर्सेस, मगर वहां मार्शल लॉ नहीं लगता। उसने कहा जो इसलिए नहीं लगता कि इजराइल का जो सोल्जर है वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। अगर मैं उसको हुँ, ऑर्डर करूं कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा कर लो तो मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा वो कहेगा हाँ, सर दिस इज नॉट माय जॉब इज टू डिफेंड द स्टेट ऑफ इजराइल, नॉट टू कैप्चर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सी, तो हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि लॉफुल ऑर्डर्स, ये जो है ना ऑर्डर इज ऑर्डर, चेन ऑफ कमांड, ये हुँ, कॉलोनियल जमाने के ये कवानीन है। सी, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज सपोज टू ओबे ओनली लॉफुल ऑर्डर्स। अनलॉफुल सही बात। ऑर्डर्स उसको ओबे करने की जरूरत नहीं है। सी, और ईरान में भी आफ्टर द रेवोल्यूशन इन 1979 जिन्होंने ये प्ली ली थी कि हम तो ऑर्डर मान रहे थे, दे वर ऑल हैंग्ड। हाँ, उन्होंने ये हाँ। सबको टांग दिए, जितने जर्नैल और जितने और लोग थे। और वैसे भी डॉक्टर साहब, जो आखिरी जनरल जिसने जंग जीती थी, वो अतातुर्क था, और वो सैंडर्स का नहीं था। बिल्कुल 1911 में उन्होंने गैलापोली पे जो डिफीट दी थी हुँ, वो उनको हाँ। कंबाइंड फोर्सेस को, वो उनका सैंडर्स का ग्रेजुएट नहीं था, उनकी अपनी एकेडमी का था। तो वो जो है उनकी एकेडमी के ग्रेजुएट थे। सी, जो तो इसका इस्तांबुल में इसका मतलब एकेडमी ये है थी। कि सैंडर्स मॉडल जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। सैंडर्स मॉडल हैज बीन डिलीवर नहीं, डिजास्टर। जो हुँ, सबसे बड़े डिजास्टर्स पाकिस्तान के हैं वो सिकंदर मिर्जा सैंडर्स ग्रेजुएट, अयूब खान सैंडर्स ग्रेजुएट, इन दोनों ने इस मुल्क की तबाही कर दी। तो ये दोनों सैंडर्स के ग्रेजुएट थे, पता नहीं किसी। और इस वक्त तो आज तक भी हमारे यहाँ सैंडर्स को बहुत हाई स्टीम में रखा जाता है कि जी सैंडर्स के जो ग्रेजुएट है वो बड़ा हाई स्टीम में अभी भी जाते हैं। हमारे एक दो जो हुँ, है वो जो स्पेशल लोगों को भेजा जाता है वहां ट्रेनिंग के लिए और उसके लिए। मेरा ख्याल हुँ, है ये अब वी हैव टू डीलिंक आवरसेल्फ विद सैंडर्स। इट हैज नॉट वर्कड, इट हैज प्रोड्यूस्ड डिजास्टर्स लाइक जनरल सिकंदर मिर्जा, सी, एंड जनरल अयूब खान, सी, एंड दिस शुड हाँ। स्टॉप। मुझे मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने कुछ अर्सा पहले एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था द क्वेटा एक्सपीरियंस। और जी ये मेरा ख्याल है उसका स्मिथ या इस तरह का कुछ नाम था जिसने लिखी थी। और उसकी बल्कि दूसरी एक किताब भी है, द वेलिंगटन एक्सपीरियंस, वो इंडिया के बारे में उसने लिखी है। लेकिन ये द क्वेटा एक्सपीरियंस जो है, वो उसने लिखी है पाकिस्तान के बारे में। और उसमें उसने लिखा कि ये जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं जो फ़ौज की, जिसमें पीएमए वगैरह भी हैं और दूसरे भी हैं इदारे जो हैं, स्टाफ कॉलेज वगैरह भी है। तो उसने कहा कि उसमें हमने इतने ज़बरदस्त तरीके से अपना जो करिकुलम है वो इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पे, और उसके ऊपर इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि उसने कहा कि अगले 30-40 साल तक कोई भी जो बंदा है जो
तरक्की करता हुआ ऊपर आएगा, उनमें से एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि एंटी यूएस होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर उसकी किताब से तो यूँ लगता है कि जैसे जो सारा के सारा करिकुलम है, वो उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया हुआ है और उसके अंदर से जो लोग निकलेंगे, वो वेस्टर्नाइज़्ड होंगे या वेस्टर्न इंटरेस्ट को वॉच करने वाले होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाक़ईतन उसकी बात दुरुस्त है जी? जी, ये तो इकबाल ने बहुत अरसा पहले कह दिया था, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, हाँ, कहाँ हाँ। से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सी, वाह! वाह! ये क्या बिल्कुल बात जब आपने गला ही घोंट दिया, तो वो सदा कहाँ हाँ, से आएगी? सी, हाँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। और ये ईरान में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आफ्टर द रेवोल्यूशन उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी थी। उनका द हाँ। एंटायर करिकुलम विल बी रिवाइव्ड एंड रिस्टोर्ड। ये करिकुलम हम फॉलो नहीं कर रहे और यूनिवर्सिटी 2-3 साल बंद रही। हुँ। जब तक एक-एक करिकुलम की डिटेल्स तक वो नहीं पहुँचे। सी, ज़िंदा कौम और है ना, ज़िंदा कौम। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। दो तकरीबन 2 साल सब यूनिवर्सिटीज़ बंद रही ईरान में। तो ये भी फिर जी, इकबाल ने ही कहा था ना कि जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट ये है कि ये गला घोंटने वाला जो मामला है, ये खत्म होना हुँ, चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात ये सिर्फ मिलिट्री अकेडमीज़ में नहीं है, ये हुँ, ओवरऑल भी है। अंग्रेज़ का जो सारा निज़ाम हमारे छोड़ के गया है, वो क्लर्क और सिपाही पैदा करने के लिए उन्होंने निज़ाम बनाया था। हुँ, हुँ, यानी क्लर्क जो उनके ऑर्डर पे कलम चलाएगा और हुँ, सिपाही जो उनके ऑर्डर पे ट्रिगर दबाएगा। सी, हुँ, और ये आज तक यही करिकुलम हमारा और यही अप्रोच हमारी सिर्फ मिलिट्री मैटर्स नहीं, सिविल मैटर्स में भी यही है। इसलिए वो हाँ, एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं कर रहे, वो चेंज मैनेजर्स पैदा नहीं कर रहे, वो हुँ, बागियाना सोच पैदा नहीं कर रहे जो सवाल पूछती है। देखे ना, हुँ। इल्म तो जो बगैर जो बगावत के इल्म डिसरप्टर्स एक्सपैंड। जिनको आजकल डिसरप्टर्स कहा जाता है कि जो बिल्कुल। डिसरप्ट कर दें पूरे सिस्टम को। सी, आप जब तक बाउंड्रीज को पुश नहीं करते तो इल्म एक्सपैंड नहीं करता। और बाउंड्रीज को हाँ, पुश करने के लिए किस्म की बगावत करनी पड़ती है आपको। सी, हुँ, वो हाजिर और मौजूद से बेजार करे, इकबाल ने भी तो कहा है ना, हाँ, जो हाजिर हाँ, और बेशक। मौजूद से बेजार करे। तो अगर आप हाजिर और मौजूद से हुँ, बेजार नहीं होंगे तो अब आगे किस तरह जाएंगे? सी, आपने आगे जाना हुँ, जरूरी है हाजिर और मौजूद से बेजार होके। तो ये कब बिल्कुल, तक हम बिल्कुल। ये हम बेजारी, हम ये शो करेंगे जी हम बेजार नहीं है, सब कुछ ठीक है। सी, कोई हुँ, बेजारी की जरूरत नहीं है। इसी सिस्टम को चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, कौम डूब रही है और आप नाच गाना हो रहा है, वो न्यूरो इज प्लेइंग फ्लूट और रोम जो है वो जल रहा है। हाँ, सी, हाँ, जल रहा है। ये नहीं हो ठीक है, सकता। सी, हम ये ठीक है। इसको जलता नहीं देख सकते अब। अच्छा, अभी ज़रा थोड़ा-सा पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ भी आते हैं कि ये जो सिचुएशन आपने देखी इलेक्शन के बाद, एक तो जी, ये है कि इसकी पूरी की पूरी जो कैजुअल्टी एक सबसे बड़ी ये हुई कि नवाज़ शरीफ साहब इज़ गॉन और जी, उनको कह दिया गया कि जी यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। जी, और आप भी अक्सर ये कहा करते थे कि नवाज़ शरीफ जब जाएगा तो उसके साथ फिर ज़िया की बाक़ियात का ख़ात्मा होगा। तो आप जी। समझते हैं कि इस पीएमएल और पीएमएलएन इज़ डेड? क्या वो डेड हो चुकी है? क्या नवाज़ शरीफ की लेगेसी ख़त्म हो चुकी है या अभी भी वो कंटिन्यू करेगी? नहीं जी, देखें पॉइंट ये है कि टेक्निकली नवाज शरीफ साहब इज ऑब्सोलीट नाउ, ही इज नॉट रिक्वायर्ड। हुँ, क्योंकि हुँ, मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैब्लिशमेंट को सबसे ज्यादा खतरा नवाज शरीफ से है हुँ, और था और रहेगा। क्योंकि नवाज शरीफ की जो विजन है एस्टेब्लिशमेंट की, वो एस्टेब्लिशमेंट को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। वो हुँ, ना एस्टेब्लिशमेंट के हक हक में है, ना पाकिस्तान के हक में है, वो किसी के हक में नहीं है। ऑन हाँ, दी अदर हैंड इमरान खान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहते हैं बट इन द बैरक्स। हाँ, नवाज शरीफ जो है वो एक ताबे फौज चाहते हैं, सी, पंजाब पुलिस की तरह फौज को बनाना चाहते हैं। नवाज हुँ, शरीफ स्टैब्लिशमेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, ज्यादा डेंजरस है। तभी वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। तभी हुँ, उन्होंने कहा था जी मुझे एब्सोल्यूट पावर मिलेगी तो मैं आऊंगा। सी, तो आई टोटली एग्री विद यू। मगर अभी भी स्टैब्लिशमेंट जो है वो सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है। सी, हुँ, वो सिविल सुपरमेसी को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर वो गलत कोशिश है। ये सिविलियन सुपरमेसी के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये क्यों पाकिस्तान कोशिश के कर रही है? क्या वजह क्यों कोशिश कर रही है? से उनकी उनकी उनके मफाद है इसमें, उनके फायदे हैं। जिस तरह आपने कहा उनकी एक एम्पायर है। देखिए हुँ, ना, ये तो 58 से जब पहला मार्शल लॉ लगा, जब यूब खान साहब ने अक्टूबर 58 में मार्शल लॉ लगाया, उस दिन से नेशन बिल्डिंग तो रुक गई थी। ये तो एम्पायर हुँ, बिल्डिंग शुरू हो गई थी। सी, अब 58 से हम तो एम्पायर बिल्डिंग के मोड में रहे। वो भुट्टो साहब का बीच का एक फेज था, बीच में 71 से 77 उन्होंने कोशिश की, जिसमें आइन भी बन गया। और आइन भी इसीलिए बन गया क्योंकि उस वक्त वो कमजोर हुए हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान में डिफीट हुई हुई थी, वरना आइन हुँ, भी नहीं बनना था।
फिर आइन जब बन गया तो उस पे अमल दरामद नहीं होता था, और हर जो आया है डिक्टेटर उसको आइन से बड़ा अनकंफर्टेबल था। ज़्यादा लोग तो कहते थे मैं फाड़ के फेंक दूंगा, सी ये आइन क्या चीज है, देखो ना। आप इमेजिन कर सकते हैं एक हेड ऑफ स्टेट ऐसी बात कर रहा है। ये अगर ये बात आप अमेरिका में या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में करें तो आपको ऑटोमेटिकली सिडेशन आप पे बगावत। चार्ज लग हाँ, जाता है कि जी मैं आइन बिल्कुल, को फाड़ के फेंक दूंगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस। तो इस और वो मुशर्रफ साहब कहते थे जी आइन को बचाएं या स्टेट को बचाएं, देयर कैन बी हाँ, नो स्टेट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये क्या एब्सोल्यूट। लॉजिक है, क्या रीजन है, देखे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ जैसे जो सियासतदान थे जिनको लाया गया था स्टैब्लिशमेंट का ड्रामा चलाने के लिए, वो जब उन्होंने स्टैब्लिशमेंट को अटैक करना शुरू किया तो फिर रियलाइज किया स्टैब्लिशमेंट ने कि जी ये जो है ये हमारे लिए ये भी खतरा है, सी। और उन्होंने 2 दफा उनको कोशिश की टू गेट रिड ऑफ हिम। और मगर ये कि पीएमएलएन विदाउट नवाज शरीफ इज जीरो, इज नथिंग। तो इन्होंने ये बड़ा मनूवर किया तो इस दफा, लास्ट हाँ, कोशिश की है कि नवाज शरीफ के वोट भी कुछ खींच लें, सी। जो इनको 20-25 सीटें भी जो इनके हाथ आई हैं वो नवाज शरीफ की, जो उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनको नवाजा हुआ है, प्लॉट दिए हुए हैं, परमिट्स हाँ, दिए हाँ, हुए हैं, जिनकी बिजनेसेस ग्रो किए हुए हैं, सी। वो उनको उन्होंने साथ करके उन्होंने लॉबी कीजिए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि कम से कम वो लोग तो आए ना हमारे साथ, वरना शहबाज शरीफ के साथ तो कोई भी नहीं आएगा, सी। क्योंकि तो दिस इज व्हाट इट इज। तो आई थिंक ठीक है। ये मुस्लिम लीग एंड जो है ये और खास तौर ये पर नवाज शरीफ इट्स साहब की सियासत जो है ये दिस इज गॉन, इट्स फिनिश्ड। और अब वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सिविलियन सुपरमेसी, और ये बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट है। और इसको समझने वाली बात है कि अब सिविलियन सुपरमेसी इज रिक्वायर्ड, इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये इसके अभी तो अलावा यूँ लग रहा है कि जैसे सिविलियन सुप्रीमेसी की बजाय अभी तो मरियम नवाज़ की सुप्रीमेसी नज़र आ रही है आपके सूबे में, जहाँ आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे अब आपके साथ ही थोड़ी दूर ही मरियम नवाज़ शरीफ सीएम के तौर पर बैठेंगी और वो जी। आपको सारी की सारी नई-नई पॉलिसीज़ आपको दिखाएँगी। अपना विज़न उनका पता नहीं कैसा होगा। आपका क्या ख़्याल है, कैसा रहेगा ये तजुर्बा मरियम नवाज़ शरीफ नहीं, एज़ अ चीफ़ मिनिस्टर ऑफ मुझे पंजाब? हंसी इस बात पे आती है कि ये तकरीरें करते हैं कि जी इमरान खान को जो प्राइम मिनिस्टर उसका तजुर्बा कोई नहीं था। हाँ, हाँ। इनका क्या तजुर्बा है? नहीं, मेरा मतलब तजुर्बा है ना उनकी। उनकी एक वीडियो नहीं, फैक्ट्री है, उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। और देखें, और दूसरी एक और चीज सोचने वाली है, ये भी बड़ी सोचने वाली चीज है। मैं समझता हूं पाकिस्तान में इस वक्त 2 बड़ी पावरफुल पोजीशंस हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब। हुँ, ये 2 बहुत पावरफुल पोजीशंस है, हाँ, सी। अभी भी ये नवाज शरीफ ने एक आखिरी अपना कार्ड खेला है, हुँ, सी, टू टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, सी। ये ये आखिरी कार्ड है उनका कि हुँ। एस्टेब्लिशमेंट का अगर को मुकाबला हो सकता है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर मुकाबला हो सकता है, तो वो पंजाब से हो सकता वो है। चीफ मिनिस्टर पंजाब कर सकता है। और हुँ, इमरान खान का और बाजवा साहब का झगड़ा इसी पे होता था। वो अलीम खान को हाँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाना चाहते थे, अपने बंदे को लाना चाहते थे, सही। हुँ, तो और जब से ये चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की हुई है, ये भुट्टो साहब भी ऑड्स रहते थे, हनीफ रामे साहब से उनका झगड़ा हुआ, खर हुँ, साहब से उनका झगड़ा हुआ, सी। इमरान खान ने कोशिश की कि मैं सेंटर में रह के बुजदार के हुँ, थ्रू पंजाब को रन करूं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिली में रखा, सी, शहबाज हुँ, शरीफ को रखा। वाइन साहब भी जो थे उनके पीछे शहबाज शरीफ ही थे, वाइन साहब वाज हाँ, जस्ट हाँ, फ्रंट पर्सन। फिगरहेड तो ही वाज़ जस्ट हाँ, फिगरहेड। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो चीफ मिनिस्टर अच्छा, पंजाब जो है वो बहुत क्रिटिकल वो है। वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी पोजीशन। और उसके ठीक, लिए मरियम सफदर, वाइफ ऑफ कैप्टन सफदर, बिल्कुल नाअहल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो रन नहीं कर सकती, इस इतना हुँ, बड़ा प्रोविंस वो नहीं चला सकती, सी। इट इज वेरी एविडेंट। वो जो उनको जो इंचार्ज बनाया था, वो जो एक अदारा बनाया था, वो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में वो कोई हुँ। नौजवानों की कोई डेवलपमेंट हाँ, के हाँ, लिए हाँ, यूथ जो का, बनाया था, यूथ उसका हेड उनको बनाया का। था। हाँ, तो अदालत में केस हो गया था कि जी इनका हाँ, ये नेपोटिज्म है, ये क्या हाँ, एक्सपीरियंस है, कि इनको उसका हाँ, हेड बनाया गया है, सी। देन शी रिजाइंड, सी, हुँ, शी हुँ। को स्टेप डाउन करना अच्छा, पड़ा। अब ज़रा थोड़ा-सा दूसरे सूबे की तरफ भी चले जाते हैं। केपी के जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी लोगों को अभी तक डिनाई किया जा रहा है उनका मैंडेट, और जी, जो उनको नॉमिनेट किया गया था अली अमीन गंडापुर को, वो जी, जो गंडापुर का जो डंडा है उससे डरते हुए मेरा ख़्याल है कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और उनको मेरा ख़्याल है कि 1-2 दिन के अंदर-अंदर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी।
ताकि इमरान खान की जो नॉमिनेटेड पर्सनैलिटी है वो टेक ओवर ना कर सके एज द चीफ मिनिस्टर केपी के। तो इसको और पूरे ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो पीटीए के साथ अभी भी लोग जो है उनको तोड़ के मुख्तलिफ पार्टीज में फेंका जा रहा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं जी? क्या कैसे ये पैन आउट करेगा? देखें जी, ये कोशिश वो की जाएगी टिल दी वो टिल द लास्ट बेल, ये कोशिश ये जरूर कर रहे हैं, एंड इट ओनली शोज डेस्परेशन। अगर गंडापुर साहब को वो पकड़ भी लेते हैं, वो जेल में भी होते हैं, वो फिर भी ओथ ले सकते हैं, क्योंकि अनलेस यू आर कन्विक्टेड, सी, आपको ओथ से कोई नहीं रोक सकता, सी। और ये हमने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जमाने में भी ये देखा था हमने कि मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैं प्रेसिडेंट था अपने डिपार्टमेंट की यूनियन का, तो वो मेरा दाखला रोक लिया गया। और उस जमाने में जमीयत और उसका वो प्रोग्रेसिव्स का बड़ा झगड़ा रहता था, तो मेरा उन्होंने दाखला रोक लिया फाइनल ईयर का। तो मैं जब गया, प्रो वाइस चांसलर साहब अल्लाह बख्शे डॉक्टर एमडी शामी साहब थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे उस्ताद भी थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मेरा इन्होंने दाखला रोक लिया है। उन्होंने कहा देखो बरखुरदार, तुम्हारा जो भी है ये डिसाइड डिपार्टमेंट करेगा, मगर तुम्हारा दाखला भी अगर ये रोक लें, तुम इम्तिहान देने से नहीं ये रोक सकते। तुम अगर जेल भी चले जाओगे, आई विल मेक श्योर कि जेल में सेंटर बनेगा और तुम इम्तिहान दोगे। वेरी गुड, डोंट वरी। सही। तो मैं कहा जी ठीक है। तो वही हुआ। द पॉइंट इज दिस कि जब आपके पास मैंडेट है, उस मैंडेट को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये समझने वाली बात है। सही। और एक मुझे बड़ी एक बात, अभी मैं किसी से बात कर रहा था सिविल सुपरमेसी के बारे में, तो एक्स आर्मी ऑफिसर ही थे वो कहने लगे कि जो आर्मी में आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया जाता है, यू आर ट्यून्ड ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैंडल नहीं कर पाते। रियल लाइफ में और खासतौर पे पॉलिटिक्स में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके लिए उनकी ना ट्रेनिंग होती है, ना अहलियत होती है, ना सलाहियत होती है। सही। तो ये अच्छा, ये डॉक्टर साहब मुझे बल्कि बताएं, अच्छा आपने ये बात रेज की है, क्या ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला मॉडल है, ये तमाम दुनिया की अफवाज के साथ ये भी ये मॉडल इख्तियार किया जाता है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी पे उनकी ट्रेनिंग होती है, या सिर्फ ये तोहफा हमारे पास ही है सर? ये जी तोहफा, ये कॉलोनियल जो है ना सोसाइटीज, वहां ये तोहफा है। और मैं एक और शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट है। जब सदर लगारी साहब थे, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी फोरसाइट कमेटी बनाई थी, जिसका मैं भी मेंबर था। तो प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मीटिंग्स होती थी, तो वो उसमें हम डिस्कस करते थे कि इस तरह हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें। लगारी साहब वाज वेरी वेल रेड, बड़े लिखे सदर थे, तो और डिसेंट इंडिविजुअल, बिल्कुल। तो वो मीटिंग हमारी हो रही, तो किसी ने वहां सजेशन दिया कि जी टेलीकॉम इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दे। इस वक्त सारी दुनिया में AT&T भी टूटी थी अमेरिका में, कि इसको डीरेगुलेट कर दें, ये रेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो वो लगारी साहब ने कहा जी इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि डीरेगुलेट कर देते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को। तो 2 फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हुए थे लगारी साहब के साथ, एक सेक्रेटरी डिफेंस और एक सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनका जी नहीं, ये डीरेगुलेट नहीं हो सकती। तो लगारी साहब ने पूछा क्यों नहीं हो सकती? उसने कहा जी ये तो सिक्योरिटी का मामला है। सी, ये तो सिक्योरिटी का है मामला, हाउ कैन वी डीरेगुलेट? सी, अच्छा, मैंने उस वक्त कुछ अमेरिका में इस पे काम किया हुआ था, इस पे अपना वेवलेंथ्स पे, और इस पे मैंने कुछ काम किया हुआ था। सी, फ्रीक्वेंसीज पे, वेवलेंथ पे मैंने कुछ काम किया हुआ था। तो मैंने कहा जी ये सारी दुनिया में एक फ्रीक्वेंसी बैंड डिफाइंड हो जाता है डिफेंस के लिए, बिल्कुल, कि जी आपने इस फ्रीक्वेंसी बैंड जो है उसमें कोई नहीं आ सकता। अब आसमान तक तो आप उनको नहीं दे सकते कि जमीन से आसमान तक कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा हमारी डोमेन है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो लगारी साहब ने कहा डॉक्टर साहब बात ठीक कर रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि आप अपनी डिफेंस वालों से एक फ्रीक्वेंसी बैंड डिफाइन करा लें, और उसके अलावा जो है उसको हम डीरेगुलेट कर देते हैं। हाँ, ये बात तो इसी तरह लीडरशिप पे भी होती है। That was the beginning of the deregulation of telecom industry and mobile phone जो पाकिस्तान में है। वो एक मीटिंग से, वो लगारी साहब ने उस मीटिंग से वो बात कहां से कहां पहुंच गई, देखे ना। तो पॉइंट ये है कि ये आजादी, वो भी एक आजादी थी कि वो उनको एक कॉलोनियल थॉट था कि जी इनको हमने इस ऑपरेट नहीं होने देना, ये हमारी डोमेन है, ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ चलेगी और कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं चल सकती। ये सब कॉलोनियल माइंडसेट है, आजाद ना ये
असल में तो सारी बात फ्रीक्वेंसी की है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नहीं इंशाल्लाह। एक एक अमेरिका में हाँ, उन्होंने जिस दिन हुँ, वो आज़ाद हुए, उन्होंने सारी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कर दी, खत्म कर दी। अच्छा, उन्होंने फ्रेश कोई स्टार्ट मोनोपोली लिया। उन्होंने कोई कोई मोनोपोली नहीं है। चीज़ अंग्रेज़ की कोई चीज़ उन्होंने कंटिन्यू नहीं की। वो हुँ, गाड़ी लेफ्ट पे चलाते थे, उन्होंने हाँ, राइट पे हाँ, गाड़ी चलाई। उन्होंने राइट पे सी शुरू करा दिया। हाँ, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, सारी हाँ, वर्दियाँ खत्म कर दी, सारे कानून खत्म कर दिए, सारी फाइलें जला दी, कोई गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विक्टोरियन एक्ट नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किए। दे हुँ। स्टार्टेड अफ्रेश विद अ बस वही क्लीन बात आ स्लेट। गई ना, वही बात आ गई ना कि नक्शे-कौन मिटाने वाली बात। चलें, बिल्कुल, इससे एग्ज़ैक्टली। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी वक़्त आ रहेगा गया जी। है थैंक सिविल यू। सुपरमेसी का। फोकस हैज़ टू वक़्त आ बी गया। ऑन सिविल सुपरमेसी। ये है वे बिल्कुल, फॉरवर्ड हमारे मुल्क के बिल्कुल लिए। ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच जी। एंड वी सी रिमेन यू होपफुल सून। सर इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह, मेहरबानी। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।